गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो एंड हाय एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपके सामने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का पेपर फर्स्ट का 2018 से लेकर के 2024 तक में पूछे गए सबसे कठिन सवालों का जो 10 मिनट की क्विज होती है उसमें पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो कि यूजीसी फर्स्ट पेपर का है, जो कि कठिन क्वेश्चनों का एक इसमें आप टेस्ट है, आप इसको टेस्ट देते रहिए और जो अपना मूल्यांकन वो करते रहिए। इसका आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करेंगे, तो अपने आंसर को आप कमेंट करते रहिए। इससे आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी और मैं इसको चेक करूंगा कि हाँ कितने आंसर आपके सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर देखूं तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों का मैं उत्तर आपको बता दूं कि यहाँ से भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने कल आपको जो क्वेश्चन दिया था इसका आंसर है कि यहाँ पे सी केरल के समुद्री तट में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मोनाजाइट बालू है, मोनाजाइट बालू में ही क्या होते हैं, ये मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या होगा, केरल के समुद्र तटीय बालू में। इसमें थोरियम मिलता है। थोरियम से आप क्या बना सकते हो? थोरियम का अगर देखें तो थोरियम होता है, थोरियम इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 232। इससे आप बना सकते हैं यूरेनियम 233। ठीक है, यूरेनियम 233 बना सकते हैं। तो इसको यूज हम करते हैं कहाँ? नाभिकीय विखंडन के थ्रू, और जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट उस पे। तो नेक्स्ट अगर हम आए तो लिखा है कि निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करनी है। उत्तरदायित्व खपत है एवं उत्पादन, भूजीवन है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है, पर्यावरणीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है, असमानता। तो अगर हम इसकी बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैंने आप सबको आपको पढ़ा भी रखा है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो ये उत्तरदायी के साथ ये भी है, भूजीवन भी अवेलेबल है। मातृ स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये किस में आता है? ये एमडीजी में आता है, आपके सतत विकास लक्ष्य में नहीं आता है। तो ये रॉन्ग है यहाँ पे आंसर। जहाँ सी है वहाँ कट कर देंगे। अगर आप सी को अगर आप कट करेंगे, बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, सी आंसर कैंसिल हो जाएगा और डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये मैंने सतत विकास का पूरा फोटो लगा रखा है, आप सतत विकास वाला फोटो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, बस एक मिनट। यहाँ से अगर हम देखें आगे बढ़ के, नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभिकथन ए और आर की बात की जाए, ए की बात करें, मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक होते हैं। ठीक है, दूसरा है डीजल वाहनों के हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफी कम होता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ए और आर दोनों सही है। तो जो प्रदूषक होते हैं डीजल इंजन से, वो कम निकलते हैं किसके कंपेयर में? जो पेट्रोल इंजन होता है उसके कंपेयर में। इसका मैंने उत्तर आपको आपको लिए यहाँ से मैंने इसको लगा रखा है। तो यहाँ आप कंपेयर कर सकते, सॉरी, यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए अगर आप देखोगे तो हम बात करें अगर कंपाउंड की, और यहाँ पेट्रोल और डीजल इंजन की बात करें तो नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इस पे आप कंपेयर करिए यहाँ देख करके पेट्रोल और डीजल में। तो 71, अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 71 और 67 है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 14 और 12 है। और यहाँ से वाटर वेपर की बात करें 13 और 11 है। तो यहाँ देख सकते हैं जो प्रदूषण है वो प्रदूषण पेट्रोल इंजन के कंपेयर में डीजल इंजन में कम निकलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है, इसमें चौथा क्वेश्चन है। पूछा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसके एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं, बिल्कुल सही बात। पहला ऑप्शन ए है, अभिकथन है। कारण है सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है, तो बात है बिल्कुल सही। इसका आंसर है दोनों सही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अपना ए होगा। ठीक है, वो क्या है समझिए यहाँ से। ये है, अगर देखेंगे आप सौर सौर तालाब, सौर तालाब में होता क्या है कि अलग अलग सांद्रता के जो वाटर होते हैं इस टाइप से भरे होते हैं। जो लाल है और उसके ऊपर आप देखिए पीला नारंगी है, उसके बाद देखिए तो ब्लू है। तो अलग अलग जो प्रवणता की या कह लीजिए सांद्रता के जल भरे होते हैं। और ये जल ऐसे होते हैं जो सनलाइट अगर इसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और सनलाइट अवशोषित करने के बाद ये करते हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। और इससे आप क्या कर सकते हो, बाद में इन इसकी गर्माहट को या इसकी हीट को आप इस्तेमाल पानी गर्म करने में कर सकते हैं, या ठंडे एरिया में गर्म पानी पीने के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इतना नहीं गर्म होता कि भाप बन जाए। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे कम रहा है? सबसे, यहाँ देखिएगा सबसे कम पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है परिवहन, कृषि एवं वन्य भूमि, या उद्योग, या उपयोगिता, विद्युत ताप उत्पादन। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
कृषि, वन्य भूमि, उद्योग और उपयोगिता, विद्युत एवं तापोदा। यहाँ पे देखें, इस पे देखें तो प्राइमरी नंबर पे है कृषि एवं वन्य जीव और उद्योग। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये भी मिलेगा प्राइमरी पे, ये भी मिलेगा प्राइमरी पे, लेकिन यहाँ पे उद्योग वाला एरिया देखें तो यहाँ पे हैवी उद्योग की बात नहीं किया भाई, याद रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था ताकि टेक्निकल रहे, आप इसको गलत कर ले, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ये फिलहाल पुराना क्वेश्चन है। आईपीसीसी रिपोर्ट की जो 2022 की जो रिपोर्ट है, ये आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चले आगे देखते हैं, ये दे रखा है मैंने, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है आईपीसीसी का। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये आप याद रखिएगा। इसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और इधर, इसको भी आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी इधर ये दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी है वेट बल्ब तापमान। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है? वर्ष 2015 तक का ठहराव और एचआईवी एड्स के फैलाव के प्रतिवर्धन का आरंभ, या वर्ष 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना, या सी है वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में अनुपात में कमी लाना, डी है वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना है, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो हम लोग 1970 के दशक भी अगर चले जाए तो गरीबी की समस्या अपने आ रही है, और तब से चाहे जितनी भी पंचवर्षीय योजना आती गई है, गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ टारगेट अलग अलग रखे गए। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पे गरीबी बनी हुई है। तो गरीबी की अगर बात किया जाए तो यहाँ से जो आंसर आपको दिख रहा है, यहाँ से आंसर की अगर हम बात करें तो ये है सी आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय गरीबी रेखा नीचे जनसंख्या को अनुपात में कमी लाना नहीं ला पाए हम, अभी तक चल ही रहा है प्रॉब्लम ये वाला। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में दिया हुआ है आपको, सूची 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया है उत्सर्जित प्रदूषक, और दूसरा दिया है पर्यावरणीय प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन अगर यहाँ देखें, और इधर साइड अगर देखें अम्लवर्षा का निर्माण, विषैले तथा कैंसरकारी पदार्थ है, विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों के कारण, और एक है ग्रीन हाउस गैसों के रूप में वैश्विक तापन। तो यहाँ याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक तापन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन मतलब कि ए होगा, क्या हो जाएगा, चौथा, ए का चौथा हो जाएगा। 3 ऑप्शन हो जाएंगे, जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो कट जाएगा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन कट जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी में 2 आंसर है, ठीक है। मतलब देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला तथा कैंसरकारी पदार्थ होता है, विषैला श्वसन संबंधी रोग का कारण बनता है, ठीक है, या अम्ल वर्षा करवाता है। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें, सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो सी का फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ से आपको 2 आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सी वाले आंसर को कट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बी पे। बी पे अगर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला होता है, कैंसरकारक पदार्थ होता है, तो ये वाला यहाँ पे देखें। तो और तीसरा आंसर देखें, विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण बनता है। तो एक है बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स। जब बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये विषैले होते हैं तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण बनते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा, एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी, बी, तो हाँ डी, डी का हो जाएगा थर्ड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आंसर क्या है, बी अपना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 8वां, डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूक्ष्म कण फाइन पार्टिकल्स मैटर, या अगले पीएम पार्टिकुलेट मैटर को क्या करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं। डीजल इंजन उच्च वायु ईंधन अनुपात वाले सांद्र मिश्रण से चलते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर अगर देखें तो इसमें ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसका आंसर आप याद कर लें, ये पहला दूसरा दोनों सही है। तो डीजल इंजन की बात कर रहा है, तो यहाँ से ए और ए, कथन एक और कथन दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए 9वां नंबर, किसी शहर में 8 घंटे की अवधि के दौरान उसके सोर्स स्तरों को समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल ए बताया गया है। वहाँ किसको संदर्भित करता है, माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के प्रवर्धन को, माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के माइक्रोफोन को, दिन की अवधि की माप को, या माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को। देखिए, याद रखिएगा कि 8 घंटे की अवधि के दौरान उसके शोर स्तरों को समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल ये बताया। जब हम देखें ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषक की, तो ध्वनि प्रदूषक जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें, जब कोई साउंड बज रहा होता है या डीजे जो बज रहा होता है, तो इसकी भमक धमक आपको दिल पे ऐसे लगती है कि बस, और ये कान पे इतनी ज़्यादा ये हम पर पड़ती है, तो घबराहट महसूस होती है। तो यहाँ पे हम माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को मापते हैं, ये आंसर याद रखिएगा,
ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, फिजिक्स का है। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभ है? ठीक है, मतलब कि एसडीजी के साथ सह लाभ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 2015 में आया था, आप सबको पता है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड है। और स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा किसमें है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन से एसडीजी में है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 17 तक कौन सा होगा बताइएगा। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो अलग से आया था, जो कि सीएफसी को हटाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के लिए। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, 1989 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो डेफिनेटली है वो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि यूएन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इससे किसी संबंध इसका है नहीं। ठीक है, यहाँ इसको हटा देंगे, तो जहां भी आंसर होगा वहां कट कर दीजिए। देखिए ए ऑप्शन में दो जगह दिख रहा है आपको, तो इसको अगर हम हटा दें, यहाँ से बी कर दें इसको, यहाँ पहले वाले ऑप्शन को, सॉरी ये हो नहीं रहा, अच्छा ये है, इसको बी कर दें तो ये क्या होगा, बी कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए आंसर कैंसिल हो जाएगा, और देखें तो सी आंसर कैंसिल हो जाएगा और डी आंसर कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो पेरिस समझौता आप जानते हैं 2015 में जैव विविधता संबंधी अभी समय जो आया था वो आया था 1992 में ही आया था, और लेकिन लागू अपने भारत देश की बात करें 2002 में लागू हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना की अगर हम बात करते हैं, इसकी 2008 में भारत सरकार ने इसको क्या किया था, अपनाया था, यहाँ याद कर सकते हो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उस पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों को उनके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जन होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही क्रम में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, आरोही होता घटते क्रम में होता। ठीक है, एक मिनट, आरोही होता बढ़ते क्रम में होता, अवरोही है तो घटते क्रम में बताना है, मैंने उल्टा बोल दिया था। चलिए देखिए, जब अगर हम इन सब में बात करें, सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ याद रखिएगा प्राकृतिक गैस है, गैसोलीन है। प्राकृतिक गैस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, ए आंसर पे होगा, सबसे पहले होगा ये। ठीक, और चेक करते हैं, प्राकृतिक गैस हो गया, उसके बाद एक मिनट, इसमें कुछ रॉन्ग है, अवरोही, ठीक है, बढ़ते से घटते हैं, प्राकृतिक गैस गैसोलीन है, एथेनॉल है, कोयला है, लिग्नाइट है। नहीं, इसका आंसर दिया स्टूडेंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि जहां तक मुझे, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पहले ए होगा, ए से फिर आप आगे करोगे सी, प्रोपेन, हाँ डी, डी करेंगे आप, डी से फिर करेंगे सी, और सी से करेंगे फिर बी। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। सी के बाद कौन आएगा, बी आएगा। ठीक, ए है, डी है, सी है, बी है। ठीक है, ए है, डी है, बी है, सी है, बी है। ठीक, ये आंसर रखिएगा। देखिए जो सी आंसर दिख रहा है आपको, सी, इसमें जो साइन है इसको उल्टा कर लीजिए। यही प्रॉब्लम आई थी जब आयोग ने इसका आंसर दिया हुआ था। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, लेकिन साइन चेंज रहेगा। ठीक है, साइन चेंज रहेगा, जैसा मैंने लगाया कि ए बड़ा है, फिर किससे, डी से डी किससे बड़ा, सी किससे बड़ा है, बी से। ये याद रखिएगा, आंसर उल्टा दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है पॉलीक्लोरेटेड बायोफिनॉल पीसीबीज द्वारा जलीय पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित में से किनके द्वारा घटित हो सकता है? सीवेज बहिस्त्राव, विषाक्त कचरा, परिवहन क्षेत्र, बी ऑप्शन है अपशिष्ट भत्सक, भत्सक मतलब कि इसको जलाना, या ताप विद्युत संयंत्र। पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनॉल पीसीबीज, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनॉल्स जो होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, अगर आप उनको जलाते हो, या जो आपके नगरीय क्षेत्र के जो अवशेष होते हैं आप उनको जलाते हो, तब ये पैदा होते हैं। ठीक है, तो सीवेज बहिस्त्राव एक तो आंसर है, सीवेज बहिस्त्राव हो सकता है क्या, ठीक है, जलाने, और अभी बता रहा हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें होते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। सीवेज बहिस्त्राव हो गया, अपशिष्ट भस्मक हो गया, ताप विद्युत संयंत्र हो गया, या विषाक्त कचरा हो गया, परिवहन हो गया। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें यहाँ से, बी अपशिष्ट में है, अपशिष्ट भस्मक हो गया, ताप विद्युत संयंत्र, बी और डी। देखें दोस्तों, यहाँ से ये याद रखें, यहाँ से आंसर में अपने कौन होगा, बी डी, बी डी और सी, विषाक्त कचरा। ठीक है, ये हो गया, और ये बी डी। ठीक, तीन आंसर अपने यहाँ पे अवेलेबल रहे। ठीक है, याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों को, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया था? तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। इतना तो याद ही होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14 नंबर पे। देखें, नीचे दो कथन दिया गया है, पहला अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण दिया हुआ है। तर्क
तो पहला है कि समकालीन पर्यावरणीय चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है। अच्छा भाई, दूसरा है आर, इसका क्यों दिया जा रहा है? बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। क्या इस वजह से दे रहे हैं क्या? नहीं। इसका जो कारण है, देखो दोनों ए और आर दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही है, पर इसका कारण नहीं है। कारण ये है कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं या झरने हैं, हम भी तो वहाँ पावर प्लांट लगा ही सकते हैं ना। और ये अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल लगाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई पैसा कम लगेगा तो छोटे छोटे लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही, बट इसका क्या है, स्पष्टीकरण सही नहीं दिया हुआ है, याद रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ए आर दोनों सही है, बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति व्यक्ति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालना है। पहली बात तो जो लिक्विड होगा वो, सॉरी गैस होगा, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा नहीं। उसके बाद जो पेट्रोलियम जो लिक्विड हुआ उससे कम, फिर ठोस जो होगा वो सबसे अधिक होगा। अब देख लेते हैं। कोयला, बिटुमिनस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, डीजल इंजन और हीटिंग ऑयल हो गया, और गैसोलीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ध्यान दो। ठीक, जब हम इसकी बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस क्या होगी, सबसे अच्छी ऊर्जा होगी, नंबर 1 पे रखेंगे इसको। फिर इसके बाद दोनों में कंपेयर कर डीजल इंजन और हीटिंग ऑयल या गैसोलीन, तो इसको जो यहाँ से गैसोलीन हुआ उसको 2 नंबर पे रखेंगे। फिर यहाँ पे जो ऑयल इसको 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे इसको रखेंगे इसको। ठीक है, कोयला तो सबसे सड़ा हुआ कौन सा होगा, ए, क्योंकि यही क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक निकालेगा। चलो ए आंसर टिक करो, आगे बढ़ो फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है 16वां नंबर, प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया? पेरिस समझौता, मॉन्टे प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल अलायंस में क्योटो प्रोटोकॉल। प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति, इसको याद रखिएगा। ये पेरिस समझौता 2015 में सीधे सीधे चिल्ला चिल्ला के बोला गया था। ठीक है, मॉन्टे प्रोटोकॉल तो आप जानते हो 1987 में आया था, सीएफसी के लिए आया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते हैं कि ये भी 2015 में ही आया था। और आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो आप जानते हो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्लीज आप एक बार कमेंट कर देना। इसकी भाषा क्या है ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हो 1997 में आया था, जो कि जीएचजीएस मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड। इसमें 6 तरह की गैसें हैं, दिमाग में अगर आ रहा होगा तो प्लीज देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे अगर आप पढ़ते गए, और जो जो मैं पूछता हूँ कि इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अगर आपने कमेंट कर लिया, ठीक है, नहीं याद है तो उसको जाके अपनी कॉपी में देखो, और अगर कमेंट करके चलते रहे साथ में तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जहाँ आप जाके प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म में पैसा फूकोगे, मैं यहाँ फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट, हम आते हैं। नीचे कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं जिनके अनेक प्रकार के मानव जनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है। उन धातुओं की पहचान कीजिए जो जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से काफी गंभीर चिंता का विषय रहे हैं। याद रखिए कि जलाशय की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम, तांबा, पारा, कैडमियम, सीसा। अब अपना दिमाग लगाइए। एल्युमिनियम आपके घर में बर्तन यूज होता है, हाँ बिल्कुल होता है। उसमें पानी भर के रखते हो, हाँ बिल्कुल रखते होंगे। तांबा, तांबे की लुटिया होती है, उसमें पानी भर के लोग जल भी पीते हैं। इसका मतलब ये दोनों प्रॉब्लम तो नहीं करने वाले। ठीक है, इसका मतलब है ए और बी काट दीजिए। ए और बी अगर काट दें हम लोग तो आंसर हमारा क्या होगा, ए बी काट दो, ए काट दो। ठीक है, ए काट दो। अब देखो क्या बचा, अब इतना अगर कॉमन सेंस अगर लगा रहे होंगे, सी डी और ई, तो क्या है, कैडमियम, पारा, पारा से मिनी माता रोग होता है। कैडमियम भी हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, और शीशा, ठीक है, लेड, ऑब्वियस है ये भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नीचे तो कथन दिया गया, समान तीव्रता परंतु अलग अलग आवृत्ति वाली दो ध्वनियां अलग अलग प्रबलता की प्रतीत हो सकती हैं। देखिए फिजिक्स का है, हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत आए। समान तीव्रता, तीव्रता जिनकी इंटेंसिटी सेम है परंतु अलग अलग आवृत्ति होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। जैसे अगर मान लें फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे मच्छर भिनभिनाता है या कोई मक्खी, और एक मक्खी उड़ती है, तो मच्छर की आवाज़ तो आपको सुनाई देती होगी भिनभिनाने की, लेकिन मक्खी की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती है। तो मच्छर जो भिनभिनाता है उसकी तीव्रता पंख की ज़्यादा है उसके, और जो मक्खी है उसकी तीव्रता पंख के कम है। ठीक है, दोनों में कंपेयर आप ऐसे कर सकते हो। है तो और कुछ भी, लेकिन आपके लेवल पे समझाने के लिए ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं। तो वाली दो ध्वनियाँ अलग अलग प्रबलता की प्रतीत हो सकती हैं। विभिन्न आवृत्ति की ध्वनियों के प्रति मनुष्य के कान की अनुक्रिया एक समान नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि आवृत्ति अगर भिन्न भिन्न होगी, जैसे मैंने आपको अभी मक्खी की आवाज़ बताई और मच्छर की बताई, या अगर आप बात करें भंवरा है भिनभिनाता है तो उसकी आवाज़ आपको अलग सुनाई देगी। तो हमारा कान उस तरह से सेंसिटिव अलग अलग आवृत्तियों के लिए होता है। ठीक,
तो ए और आर, सॉरी, यहाँ कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ये आंसर इसका टिक करेंगे हम लोग, कौन सा, ए और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं। फिर है नीचे 2 कथन दिया गया है, पहला इसका अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण है। पहला है कि यहाँ से अगर देखें, ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रत्येक देश द्वारा दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति अपनाना पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साकार करने में महत्वपूर्ण है। दूसरा है प्रत्येक देश द्वारा घोषित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान एनडीसी वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ए ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति अपनाना पेरिस समझौते के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? प्रत्येक देश द्वारा घोषित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान एनडीसी वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं तब जाके 2 डिग्री सेल्सियस तक ये हो रहा है, होगा। लेकिन जो हमारे प्रयास हैं वो इतने अच्छे हम नहीं कर रहे हैं। मतलब एनडीसी तो हमने बहुत बढ़िया अपनाया है, जिससे क्या हो सकता है कि अपना जो टेम्परेचर है वो कम रख सकते हैं, लेकिन उतना हम प्रयास तो करें। जैसे जो आपने रणनीति बनाई है उससे पेपर तो आपको डेफिनेटली निकल जाएगा, पर उसको आप फॉलो तो करो। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए सही है, आर गलत है, तो सी आंसर होगा। यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे 2 कथन दिया गया है, मतलब कल का जो था मैंने पढ़ाया था आपको। नीचे 2 कथन दिया गया है, एक अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण है। एक है ए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। एचएफसी में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता होती है। देखिए ए और आर, अगर हम इसकी बात करें, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोक्लोरोकार्बन को हटाना आवश्यक है, नहीं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो हम ले ही आए थे सीएफसी को हटा करके। हाँ, आर की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखें यहाँ ध्यान से, तो ए सही नहीं है, आर क्या है, सही है, पढ़ा रखा है मैंने। चलिए, ये तो रहा आज का क्वेश्चन। ये मतलब क्वेश्चन कल के थे जो मैंने आपको सॉल्व करा। आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए जो आपको दूसरा पार्ट इसका है, क्वेश्चन है, कल आप इसको कमेंट करिएगा। पहला है, अनेक राष्ट्र में सीओ के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पेट्रोल का एथेनॉल के साथ मिश्रण करते हैं। या मिश्रण निम्नलिखित में से किस में है। ए ऑप्शन है गैसोल, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है गैसोहोल, डी ऑप्शन है एथोपेट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से किस एक को प्रति एकल द्रव्यमान ऊर्जा अंश सबसे कम है। कोयला, जैव पदार्थ, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन या प्राकृतिक गैस। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फिर नेक्स्ट है, हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस और वर्णक्रम सोलर स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अधिकांशता विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है। एक्सरे, पराबैंगनी, अवरक्त या दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किलोवाट घंटा वर्ष के संदर्भ में सही क्रम की पहचान कीजिए। ब्राजील, रूस, चीन या भारत। बी ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, ब्राजील। सी ऑप्शन है रूस, चीन, ब्राजील, भारत। डी ऑप्शन है चीन, रूस, ब्राजील या भारत। नेक्स्ट है, विश्व के अग्रणी भूतापी ऊर्जा एमडब्ल्यू उत्पादक देशों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ए है न्यूजीलैंड, बी है आइसलैंड, सी है यूएसए, डी है इंडोनेशिया। तो इसको आप अपने हिसाब से आंसर करिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन क्षय के वैश्विक पर्यावरण समस्या किसके उत्सर्जन के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक जैव ईंधन है। गैसोलीन, मेथेनॉल, मीथेन, एथेनॉल। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा। फिर है नेक्स्ट 8वां, प्रचुरता की दृष्टि से बायोगैस के विभिन्न घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है अमोनिया, बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है मीथेन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है ऊर्जा स्रोत और दूसरी तरफ है पर्यावरण प्रभाव। ए है पवन ऊर्जा, बी है तापीय ऊर्जा, सी है जल विद्युत ऊर्जा, डी है प्रकाश वोल्ट ऊर्जा। अगर इसको आप मैच करवाएंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन होगा, या दूसरा नदी किनारे वनस्पति का क्षय, तीसरा होगा पक्षियों के चमगादड़ों के लिए खतरनाक होगा, या चौथा होगा विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिया गया है, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। ए है भूतापी तरल लवणों और हाइड्रोजन सल्फाइड व नाइट्रोजनों के ऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों से समृद्ध होते हैं। कारण क्या है, वे नदियां तालाबों में न बहकर
भूमि पुनः अवशोषित कर लेती है। इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगामी आने वाले पेपर्स में मैं आपको आपकी तैयारी में हेल्प कर सकूं। ऐसे ही टेस्ट मैं आपको देता रहूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा। तो मैं आशा करूंगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं सूर्यांश सर आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मिलता हूँ कल आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ गुड डे।